देखो पार्ट दूसरा है। कक्षा 8 का छात्र ध्यान देंगे। पहला पार्ट तो दूसरे पार्ट के अंदर ये वीडियो का दूसरा पार्ट है कि असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आती तरह पानी छिड़क गया, पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे के सारे जो है बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें जो चीज़ें न मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। धक्के मुक्की, ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने डोंगे। पहले तो धक्का लगे, फिर कूनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों, दमदार मौसियों, फूफियों को कुमप भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धीगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। मतलब उनको निलाने की जो है मजदूरी दी गई। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी और 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्ग लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज दुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, तो देखो आगे क्या होता है। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप में जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी जो बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच उसकी रोंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। मिंगनियाँ जो होती हैं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती ही हमला करती हुई चली गई। सारा काम उल्टा पुल्टा कर दी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों को सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूल कर तकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को लूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझदार कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं। इधर ये प्रलय मची थी। उधर दूसरे बच्चे की लापरवाही नहीं थी। इतनी बड़ी फौज थी। जिस रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दूने पर जुट गई, धुली बेधुली बाल्टी लेकर।
8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों ओर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दू लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर में बांध दी है। तो देखो आप चाचा की हालत, बाल्टी किधर उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के बायां से पायों से बांध दी। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़ बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस आगे जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर की मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए हमले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मतलब बाग में ले जाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। ये या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली माई के, अम्मा ने चुनौती दे दी। मतलब, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हीं की किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस पाठ की जो राइटर थी, आपको ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चों से काम करने के लिए कहा गया कि नौकरों की छुट्टी तो उन्होंने कि तनख्वाह दी जाएगी, तो बच्चों ने पैसे के लालच के अंदर दरियों को झाड़ना कर दिए। इससे सारा घर धूल में सन गया, अट गया। झाड़ू लगाने वाले को तनख्वाह मिलेगी, ये सुनकर बच्चों ने तुरंत झाड़ू देने का फैसला किया। और झाड़ू एक थी, सब बच्चों ने छीना झपटी के तार तार कर दिया और एक एक सीम जो है इधर उधर बिखर गई। उसके बाद में ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों की नासमझी के कारण ये सब कुछ हुआ। बच्चों को नहलाने के लिए घर में नौकर कम थे, इसलिए पड़ोस के नौकरों को पैसा देकर उन्हें नहलवाने के लिए बुलाया गया। बच्चों के अनुसार सफाई का काम और पेड़ पौधों की देखभाल का कार्य वे नहीं कर सकते थे। पेड़ों में पानी देने के लिए सभी बच्चे नल पर पानी भरते समय आपस में भिड़ गए, इससे वे कीचड़ में लथपथ हो गए। भेड़ें एक साथ सूप पर झपटी, क्योंकि भेड़ चाल का जो प्रभाव, भेड़ चाल ऐसी होती है, एक साथ सूप पर झपटी, क्योंकि वे दिन भर की भूखी थी और उनकी नज़र सूप पर रखे दाने पर जमी हुई थी। भेड़ चाल का आशय बिना सोचे समझे आगे कूद जाना, अंधा अनुकरण करना। तो एक भेड़ कुएं में पड़ेगी तो सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, तो सारी भेड़ें एक साथ सूप पर टूट पड़ी। बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को दुपट्टा फैलाकर उसमें गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बता रही थी। आगे जो है पाठ के अंदर ये बताया कि बच्चों ने तय किया कि भैंस को धोने के लिए उसके आगे और पीछे के पैर रस्सी से बांधकर उसे काबू में कर लिया जावे। तो भैंस के चौंक कर भागने पर पहले चाचा जी ये समझे कि वे कोई सपना देख रहे हैं। बच्चों ने भैंस के पिछले पैर चाचा जी की चारपाई से बांधे थे। भैंस जो है वो चारपाई को लेकर के ही भाग गई। तो ये पाठ जो है बहुत हंसी व्यंग्य है, मजाक भी है। तो भैंस को दूते समय वह चौंक गई। जब उसका दूध निकाला गया, चौंक गई, इससे सारा दूध बिखर गया तथा बाकी का दूध जो है बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनटों में हो गया काम। घर में तूफान खड़ा होने से सारे काम अस्त व्यस्त हो गए, जैसे मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे
बच्चे सब सितर तितर बितर हो गए। घर की व्यवस्था ठीक करने के लिए मुर्गियों को बाग में तथा बच्चों को घर से बाहर भेजा गया। अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि वह बच्चों की शरारतों से परेशान थी। इधर जो है अब्बा ने भी जो है बच्चों को ये हिदायत दे दी कि अगर किसी काम के हाथ लगाया, अगर हाथ लगाएंगे तो इसी तरह करेंगे कि सारा घर का काम फैल जाएगा। तो उन्होंने भी किसी काम को हाथ लगाने की हिदायत दे दी, क्योंकि वो बच्चों की शरारत से बड़े परेशान थे। अब आगे देखो कहानी से। कहानी में पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में उत्तर लिखेंगे, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये घर के बच्चों के बारे में कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कामचोर थे, यहाँ तक कि हिलकर पानी तक नहीं पीते थे, बड़े निठल्ले थे, उठकर पानी पीने में भी जोर आता था उनको। दूसरा जो प्रश्न है, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, तो आप ये बताएंगे इसके अंदर कि मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, सारा घर धूल से पट गया, धूल पर पानी छिड़कने से कीचड़ हो गई, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, घर में मुर्गियाँ भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी मचने लगी, भैंस ने भी घर का हुलिया बिगाड़ दिया। इस प्रकार जो है घर का सारा सामान जो है इधर से उधर हो गया, अर्थात सब अस्त व्यस्त हो गया। प्रश्न नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो कहा, और इसका क्या परिणाम हुआ। तो आप ये कहोगे कि अम्मा ने तब कहा जब बच्चों के द्वारा घर में उद्यम मचाने से भूचाल आ गया। परिणाम ये हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयारी करने लग गई, और अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने भी घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। चौथा प्रश्न नंबर 4 है, कहानी कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि कोई भी काम करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे किया गया काम मुसीबत खड़ी कर देता है, जैसा बच्चों ने बिना सोचे समझे कार्य किया। 5वां जो प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए पानी भी नहीं पिएंगे। तो नहीं, बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया। उन्हें काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। स्वयं हिल मिलकर पानी भी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा, क्योंकि वो तो और कामचोर हो जाएंगे। तो इसलिए हिलकर पानी भी नहीं, क्या बच्चों ने ये उचित निर्णय नहीं है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो और भी काम उठेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे तो और भी उनको काम करने में जोर आएगा और वो कामचोर हो जाएंगे। कहानी के आगे, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लगा रहता है और उसमें काम करने की आदत पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, बड़ा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि जब हम अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर काम करते हैं तब बड़ा पूरा परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि काम लाभदायक नौकर हानिकारक हो जाता है। जब सब मिलजुल कर अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं तब बड़ा पूरा परिवार सुखद बन जाता है, क्योंकि उस समय जो है काम व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, बड़े होते ही बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप देखो, विचार व्यक्त कर दो, अपने विचार ऐसे व्यक्त कर दो। उत्तर लिखोगे बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के कार्यों में हाथ बटाएं और घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए उन पर निर्भर न होकर खुद कर लें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। यदि वे पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहें तो कभी कभी वे भार लगने लगते हैं। जैसे कामचोर कहानी में घर के बच्चे उठकर पानी भी नहीं पीते, हर छोटे से छोटे कार्य के लिए माता पिता या नौकरों पर ही निर्भर रहते हैं, उनसे उठकर पानी भी नहीं पिया जाता। इसलिए जो है बच्चे अपने माता पिता के काम में हाथ बटाकर उनके सहयोगी
हो सकते हैं, तो माता पिता को भार भी नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 4 है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? देखो क्या क्या अंतर होते हैं। तो कामचोर कहानी, पहली बात तो ये है कि उत्तर लिखेंगे, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, ज्वाइंटेड फैमिली मतलब संयुक्त परिवार की, क्योंकि इसमें माता पिता के अलावा बुआ, मौसी, चाचा आदि का भी जिक्र आया है, जिससे पता चलता है कि संयुक्त परिवार है। इन दोनों तरह के परिवारों में मुख्य रूप से अंतर होता है, एक अंतर होता है क्या, एकल परिवार में माता पिता तथा उनके बच्चे ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे, बुआ आदि सब साथ रहते हैं। ये अंतर जो है संयुक्त परिवार और एकल परिवार में होता है। अनुमान और कल्पना, देखो आप इसके अंदर ये 1-2 क्वेश्चन ये भी कर लो। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। घरेलू नौकरों को किन परिस्थिति में उठ सकती है? तो आप नंबर 1, जब नौकर काम करने के बजाय आलस्य करने लगे। नंबर 2, जब नौकर मालिक को जवाब देने लगे और वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे। नंबर 3, घर में चोरी करने लगे और छुट्टियां ज़्यादा लेने लगे। नंबर 4, घर में आय के साधन कम हो जाएं। नंबर 5, घर का हर सदस्य अपना काम करने में स्वयं सक्षम हो जाए और नौकर की आवश्यकता महसूस न हो, तब जो है घरेलू नौकर को हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी में एक समृद्ध परिवार की उद्यमी बच्चे का चित्रण है। आपके अनुमान में उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो हमारे अनुमान से उनकी आदत इसलिए बिगड़ी होगी, नंबर 1, उनके हर काम को घरेलू नौकर कर देते होंगे। उनके माता पिता उनके प्रति लापरवाह होंगे, माता पिता उनसे कार्य नहीं करवाते होंगे। उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिली होगी। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए हमें ये सुझाव देने चाहिए निम्नलिखित, जैसे नंबर 1, पहले इन बच्चों से छोटे छोटे काम करवाए जाएं जिन्हें वे आसानी से कर लें। नंबर 2, उन्हें तरीके से काम करना सिखाया जाए। नंबर 3, उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे वो आलसी और निठल्ले न बने। ये आपके हो गए। उसके बाद में आपके देखो ये हो गए सारे किसी, ये आप अपने आप करोगे। तीसरा, गांधी जी के जीवन की आत्मकथा पढ़ सकते हो आप, यहाँ सुभाष चंद्र बोस की या और किसी की। भाषा की जो बात है, बे और बे उपसर्ग वाले, तो जैसे और भी दिए हैं, जैसे प्रैसे, प्रभाव, प्रदीप, प्रसन्न, प्रसिद्ध, प्रचलन और प्रस्थान। आ उपसर्ग है दूसरा, तो आ उपसर्ग लगा जाए आजीवन, आदान, आयात, आगम, आगत। भर विसर्ग उपसर्ग है, तो भर से बनेगा भरपेट, भरपूर, भरसक। और बद से बनेगा बदनाम, बदसूरत, बदचलन, बदमिजाज, बदरंग। उसके बाद में आप शब्दार्थ कर लेंगे, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। जैसे दबेल का मतलब होता है दब्बू, घमासान, भयानक। फरमान, आज्ञा, राजा की आज्ञा या राजाज्ञा। तनख्वाह, वेतन या पगार। फरसी, फर्श पर बिछी हुई। हवाला, उल्लेख करना, उद्धरण। धुआंधार, ताबड़तोड़। कुमक, फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की। लड़ना भिड़ना, शरारत, सनावा। दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह। मीरी, नाली, गंदे पानी की नाली। बेनकेल, बिना नकेल के, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी। दालान कहते हैं बरामदा को। तरकारी, सब्जी। मातम यानी शोक मनाना। बटालियन यानी पलटन। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। यह आपका पाठ पूरा हो गया। पाठ जो है आप प्रश्नोत्तर जो है कर लेंगे। यह आपका पाठ दूसरा है, पहले समझेंगे फिर आप इसका पूरा होमवर्क करेंगे। इस प्रकार आपके जो है हिंदी के अंदर पाठ 10 हो गए कंप्लीट। 10 पाठ तक का आप जो होमवर्क करके क्लास में जांच करवाएंगे और याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। इस प्रकार आपका जो है ये पाठ 10 कंप्लीट हुआ।